नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। सितंबर महीने से ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में विपक्षी दल भी शामिल है। केंद्र सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि नया कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है। इससे किसानों को फायदा होगा और किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन किसान संगठनों को सरकार भरोसा नहीं दिला पा रही है और किसान संगठन सरकार पर भरोसा कतई नहीं कर रहे हैं। किसान अपना आंदोलन को खत्म करने की बजाय उसे और ज्यादा तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम के बाद अब अपने आंदोलन को और तेज करते हुए किसान यूनियन ने दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया है। कार्यक्रम के तहत 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से माहौल गर्माने लगा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या किसानों का विरोध इस कानून को जाने समझे बिना ही हो रहा है? क्या नया कृषि कानून किसान विरोधी है या फिर सियासी दल किसान हित की आड़ में राजनीति कर रहे हैं? आखिर कृषि कानून के विरोध की असली वजह क्या है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार रेल रोको आंदोलन और चक्का जाम के बाद अब अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली के बाहरी रास्तों को भी पूरी तरह बंद किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरमीत सिंह ने कहा है कि इस दौरान किसी भी घटना की जिम्मेदारी केंद्र की होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में जत्थेबंदियों ने केंद्रीय मंत्रियों के घेराव का भी फैसला किया है। दरअसल कृषि उपज और वाणिज्य विधेयक, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद तीनों कृषि विधेयक कानून बन गए थे। अब इसी कृषि कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इन 3 नए कृषि कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून में सरकार ने कृषि पैदावार को किसानों को किसी भी राज्य में बेचने और मार्केटिंग करने का अधिकार दे दिया है। पहले किसान अपने राज्य की एपीएमसी मंडियों में ही इसे बेच पाते थे। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और कृषि उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो पाएगी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी, जबकि बढ़े हुए दाम का फायदा किसान अपना सामान बेचकर उठा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह बिल किसानों के हित में है और इससे उनको ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। जबकि किसानों का कहना है कि सरकार की मंडियों का एकाधिकार खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए तय करती है। एक विवाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी है। किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून किसी भी विवाद के मामले में बड़े कॉरपोरेट और कंपनियों का पक्ष लेगा, क्योंकि विवाद होने पर किसानों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया गया है। विवाद का समाधान एसडीएम और डीएम के ही हाथ में होगा, जो सरकार की कठपुतली होते हैं। इस आशंका को खारिज करते हुए कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि अधिसूचित नियमों के अनुसार एसडीएम दोनों पक्षों से समान प्रतिनिधित्व वाले सुलह बोर्ड का गठन करके विवाद को हल करेंगे। सुलह बोर्ड की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुलह की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि एक समझौते में प्रवेश करने के बाद भी किसानों को अपनी पसंद के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का विकल्प होगा। इन नए कृषि कानूनों पर किसान संगठनों का कहना है कि इस समय तो इस प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार इसे बेकार साबित कर रही है। 3 कृषि कानूनों का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि सालों से एनडीए का हिस्सा रहे शिरोमणि अकाली दल ने विरोध जताते हुए एनडीए को छोड़ दिया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस कानून के विरोध को हवा दे रहे हैं।
एक सर्वे से पता चला है कि देश के आधे से अधिक किसान इनके विरोध में हैं, लेकिन इनमें से 1/3 को इन कानूनों के बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसानों का विरोध इस कानून को जाने समझे बिना हो रहा है? आखिर कृषि कानूनों के विरोध की असली वजह क्या है? क्या किसान हित के आड़ में राजनीति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसान बिल के विरोध में क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को हवा देने की कोशिश कर रही हैं? आज इस पूरे मामले पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संस्थापक है राष्ट्रीय किसान महासंघ के। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। विनोद जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में दरअसल आपसे ही करना चाहूंगी। सर, मुझे ये समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच के आह्वान आप लोग कर रहे हैं। सर, क्या वाकई आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान अगर होगा तो वो दिल्ली आने से ही होगा? तो और जाए कहाँ? ये बिल तो दिल्ली से ही शुरू हुआ है और इसका समाधान दिल्ली के गलियारों में ही निकलेगा। लुटियन जोन से ये अनाउंस अचानक से कर दिया गया कि एक एसडीएम के हाथ में हमारे जितने भी हमारी किस्मत जितनी है वो सारे के एसडीएम साहब के हाथ में, और कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि कई राज्य सरकार भी अपना अलग अलग बिल लेके आई, लेकिन उनको भी कोई सुनने वाला नहीं। किसान को छोड़ दें। एक संवैधानिक विषमता का एक जीता जागता उदाहरण है ये। हाँ। और हम दिल्ली नहीं आएंगे तो और किनको अपनी बात सुनाए, कहाँ जाए? और कहीं हमारी बात तो कोई सुनने वाला नहीं। हम पूरे राष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक इस बिल का विरोध होता है जगह जगह पे। शबनम, ठीक है शबनम पांडे जी, हर जगह इसका विरोध हो रहा है, देश के हर हिस्से में इसका विरोध हो रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही मैडम? देखिए नेहा जी, सबसे बात जो आपके ब्यूरो रिपोर्ट में जो अभी बताया गया कि जो इसमें इसका विरोध कर रहे हैं किसान भाई, में 1/3 से ज्यादा किसान भाई ऐसे हैं जिनको इस बिल के बारे में मालूम नहीं है। और अगर आप तो ज्यादातर हरियाणा पंजाब के किसान केवल विरोध में कर रहे हैं। उसमें भी वो विरोध इसलिए होता है कि वहाँ बड़ी संख्या में मिडलमैन और आड़तिया है, जो कि 8% के करीब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है किसानों पे जो भार पड़ता है उसके लाभार्थी वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या कुछ और है, लेकिन विरोध किसी और पे कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान बिल आया है वो पूरी तरीके से किसान के हित में है। देखिए, जो किसान अपनी बुआई से लेके फसल की कटाई तक में जो दाम लगाता है वो सारे रिटेल के दाम लगाते हैं, चाहे बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, रिटेल पे खरीदता है और उसे बेचना पड़ता है होलसेल पे। और उससे भी बड़ी बात, वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस मेकर नहीं है। वो केवल प्राइस टेकर है वहाँ पे। टेकर तो वो अड़तिया और मिडिलमैन होते हैं जो सारा फायदा उठा ले जाते हैं। आज अगर हमारे किसान को ये सुविधा दी गई है कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेचे, किसी भी जगह बेचे, और ये भी मैं कह रही हूँ कि एपीएमसी जो है, एपीएमसी बंद नहीं हो रहा है, एपीएमसी भी वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन देखिए, अगर बाहर भी बेच सकते हो और एपीएमसी नहीं, सरकार की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। जो बात आप दोहरा रही हैं शबनम जी, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसान इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसान इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया और हमारे ब्यूरो रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र हुआ उस पर रिएक्शन मैं अजय जी से ले लेती हूँ। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि किसान तो ये कह रहे हैं कि जो किसान विरोधी ये बिल है, अगर ये कहा जाता है कि किसान विरोधी बिल है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये किसानों के विरोध में है। सर, ये कैसे विरोध में है? किसानों को तो ये तक नहीं मालूम कि आखिर इस बिल में हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं, क्या हमारे लिए गलत है? यानी कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक हथियार बनाया जा रहा है किसानों को। माने इस बात को? नेहा जी, आपने बोला किसानों को मालूम नहीं है। उत्तर मिल गया इस प्रश्न। उत्तर ये मिला
जब सरकार ये विधेयक लेके आई, क्या किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया गया? किसानों के संगठन को कॉन्फिडेंस में लिया गया? विनोद आनंद जी बैठे हैं, क्या इन जैसे संगठनों को साथ जोड़ा गया? और जब कोई भी बड़े औद्योगिक इकाइयों की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से परामर्श दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं। और तीसरा सवाल, इनको किसके सारे छोड़ दिया आपने? पूंजीपतियों के सारे छोड़ दिया। और पूंजीपति ही जो औद्योगिक इकाइयों के बड़े बड़े मालिक हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्हीं के हाथ में जो सौंप दिया और एमएसपी फ्लोटिंग कर दी। क्या एमएसपी फ्लोटिंग होनी चाहिए? अच्छा, अगर ये अभी मेरी बहन शबनम जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, किसानों को मालूम नहीं है। अरे मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। अरे जब से आए हैं, क्या किसानों के मन की बात करते ना तो ये दिक्कत ना आती। और देखिए, किसान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, सड़कों पर है, सड़कों पर है। नहीं सर, वही तो एक सवाल है कि वो सड़कों पर है तो क्यों सड़कों पर है, जब किसानों को ये मालूम ही नहीं है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों को ये मालूम ही नहीं है कि आखिर ये बिल में है क्या और क्या उनके विरोध में है, क्या किसकी वो खिलाफत कर रहे हैं, तो फिर वो सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? किसके कहने पे उतर रहे हैं सर? नेहा जी, उन्हें बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसानों को बेसिक चीज पता लग गई कि उनके हाथ काट दिए गए हैं और पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। और न्यूनतम मूल्य जो एमएसपी का है, जो फ्लोटिंग कर दिया, उसे बाध्य नहीं किया। मोटे मोटे तौर पे किसानों को जितनी समझ है और उनको पता है कि उनके विरोधी है, तो उस बात पे वो सड़क पे उतर आए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री? नेहा जी, आपकी मैं बात एक करता हूँ आपसे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी समझा पाए मन की बात? अभी मेरी बहन ने बड़े कहा कि किसानों के हित के लिए। अरे किसानों के हित के होता, आपके कितने पुराने साथी छोड़ के चले गए, अकाली दल छोड़ के चले गए, और जो पार्लियामेंट में साथ बैठते थे उनसे पूछिए ना, वो भी किसानों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है शबनम पांडे जी, ये लगातार आरोप लग रहे हैं और आप एक तरफ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, प्रधानमंत्री का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है, और मैडम ये बात आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसान अन्नदाता है और किसान सरकार बनाता भी है और गिरा भी देता है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। क्यों प्रधानमंत्री नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को कि ये बिल आपके पक्ष में है, आपके हित में है? क्यों नहीं समझा पा रहे? नेहा जी, देखिए, निश्चित तौर पे इसमें राजनीति बहुत बुरी तरीके से हो रही है और विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन हर मुद्दे पे ढूंढना चाह रही है। उससे किसान का हित या बेरोजगारों का या युवाओं का या महिलाओं का किसी के हित से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई कानून बनता है किसी के हित में तो ये निश्चित तौर पे उसका विरोध करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस बात को हमारे किसान भाई जो समझते हैं उन्हें पता चलेगा। जिस तरीके से दूध को पहले अगर बेचा जाता था और आज जो दूध को अगर हम बेच रहे हैं, करीबन 10 लाख करोड़ दूध प्रतिदिन बेचा जाता है, और वो इसी तरीके से कि दूध बेचने वाले स्वच्छंद है, वो कहीं भी दूध बेच सकते हैं, अपना कोऑपरेटिव बना के बेचते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरीके से करके बेचते हैं और वो उसका पूरा मुनाफा। नहीं, सीधी सी बात है शबनम जी, ये है कि आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं किसान? सरकार क्यों आश्वस्त नहीं कर पा रही है किसानों को? अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं एक बार। शबनम जी, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, शबनम जी मेरी सुन ले 30 सेकंड। और किसान शबनम जी, हरियाणा पंजाब के कर रहे हैं, उसमें भी किसान नहीं है। शबनम जी, जब आपका हो जाए मैं बोल दूंगा। शबनम जी, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश के कृषि प्रधान देश है और जितना भी जीडीपी और सारा अर्थव्यवस्था पे बड़ा योगदान है, तो क्या समझा नहीं पाए आप? यह आपकी नीयत में खोट है। दो चीजें हैं। आप बहन जी एक मिनट, शबनम जी आप ये बताएं, यह समझा नहीं पाए, ये आपकी नीयत में खोट है? मुझे उत्तर मिल जाएगा। अजय जी, नियत में खोट तो विपक्षियों की है, क्योंकि विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि इसमें किसानों का हित है। इससे पहले इस कानून के आने से पहले जब कभी किसान के मुद्दे पे हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है। अजय जी सुन लीजिए, जब कभी किसान के मुद्दे पे डिबेट हुआ करता था तो विपक्ष सबसे पहले यही कहता था
कि अगर किसान 2 रुपए में बेच रहा है और उसे उसका मुनाफा नहीं मिल रहा है, मिडिलमैन को मिल रहा है, किसान कानूनों पे बंधा हुआ है, एपीएमसी से बंधा पड़ा है किसान को भी ये छूट दी जाए। और जब ये छूट दी जाती है, नहीं मैम, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर बनता है ना कि जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तब लगातार इस बात का जिक्र किया जाता था, ये आरोप लगाया जाता था कि जो मौजूदा सरकार है वो किसान विरोधी है और अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के हित के लिए आगे फैसले लेंगे। लेकिन अगर किसान सड़क पर है तो इसका क्या मतलब निकाले? क्या जो वायदा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, क्या हम उसी तरफ अग्रसर हैं? आज बात कृषि कानून की हो रही है, कृषि बिल की हो रही है जो कि कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इसका लगातार चौतरफा विरोध हो रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है विनोद आनंद जी। सवाल इस बात को लेकर है, सरकार एक तरफ कह रही है कि कृषि कानून जो बना है वो किसानों के हित में है, विपक्ष कह रहा है कि किसान विरोधी है। सर मुझे ये बताइए कि जब किसान को ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि एक जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक आधे से ज्यादा किसान इसके विरोध में हैं और जो विरोध में है उनमें 1/3 जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कानून में उनके खिलाफत में क्या है, वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये वाकई समझा जाए कि किसानों को ये बेहतर तरीके से पता है कि उनके हित में क्या है, उनके विरोध में क्या है, या फिर ये किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? सबसे पहले ये सर्वे करने वाले कौन हो, उसका सैंपल साइज क्या है? हमारे देश में 14 करोड़ किसान हैं और अगर आप कम से कम 2 लाख का सैंपल साइज नहीं लेते तो इस तरह की स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात, हम लोग किसान संगठन इस देश 250 से ज्यादा किसान संगठन इस देश में है नहीं। सबसे पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसान संगठन बस उतने ही नहीं है तो हरियाणा और पंजाब में राजनीतिक पार्टी के आसपास है और हमारा तो दोनों राजनीतिक पार्टियों का विरोध है, कांग्रेस से भी उतना ही और बीजेपी, एक सांप नाथ है दूसरे नाग नाथ। अभी तक तो चीनी मिलों के सामने जो लंबी लाइनें लगती थी उसका क्या कर लिया कांग्रेस ने? नहीं, अब आप मुझे ये बताइए विनोद जी, अब ये बताइए, एक तो एमएसपी का आप का मुद्दा उठा रहे हैं कि एमएसपी जो है ये नहीं हटेगी, इसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए, यही बात आप कह रहे हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात पे ही आ रहा था। हाँ। दरअसल बात यह है कि आपने जो ये सर्वे करवाया या जिन्होंने भी करवाया है, हाँ। उनके क्वेश्चनियर में मैंने वो क्वेश्चनियर देखा है। हाँ। अब एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये तो अपने आप में एक विवादास्पद है जिन्होंने सर्वे किया है। हाँ। हम तो हमारी तो सिर्फ मांग है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी जामा क्यों नहीं पहना? उदाहरण के तौर पे भी जो 500 से 2000 रुपए मान लीजिए ये मास्क का अभी कल हुआ था, तो पूरे दिन दिल्ली सरकार के जो अधिकारी लोग थे वो तो चलान नहीं कर पाए। ठीक है विनोद जी एक सेकंड, देखिए मुद्दे से मत भटकिए। नहीं आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं या फिर नहीं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज सच जिस रूप में है उसका विरोध कर रहे हैं हम। अगर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये बाजार है, इस बाजार में जब तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा हम उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्लॉजेस का क्या करेंगे जिसमें हमारी सुनने वाला कोई है नहीं और व्यापारी की सुनने के लिए तो पूरी दुनिया खाली है। वो सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए देकर उनके पास जा सकते हैं। लेकिन सर एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपसे पूछना। सर आप एमएसपी ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा, क्यों इसे बिल में ऐड नहीं किया गया? लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है, सरकार तो सीधे ये कह रही है कि पहले भी तो वो कानून में ऐड नहीं था, पहले भी तो वो बिल में ऐड नहीं था, अब क्यों इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है? 1955 में जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था और बाद में उसको एक कानूनी रूप जब दिया गया संविधान के द्वारा, उस समय की वस्तु स्थिति कुछ और थी। हम खाने के दाने दाने के मोहताज। आप देख रहे हैं PL 40 का क्या हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री ने एक शाम भूखे रहने के लिए इसको कहा, ऐसी परिस्थिति में थे। आज तो स्थिति दूसरी है, आज हम सरप्लस में हैं और इवन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में तो हम फूड ग्रेन से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे किसान। आज की परिस्थिति दूसरी है। आपको ये बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? उसी तरीके से जैसे चल रहा था चलने देते।
अगर आप एमएसपी को कानूनी कामा नहीं पहना सकते, बाकी चीजों को आप कानूनी रूप दे सकते हैं, लेकिन जब एमएसपी की बात आए तो उस पर आप शबनम जी, कह देते हैं कि क्यों बिल में क्या थी, क्यों आश्वस्त नहीं किया जा रहा किसानों को? और एक ये बहुत बड़ा डर है किसानों के जहन में कि एमएसपी को क्यों कानूनी जामा नहीं पहनाया जा रहा, और ये भी डर है कि बाद में जो सरकार है वो एमएसपी को हटा देगी। कैसे सुनिश्चित करें किसानों? पहली चीज तो सरकार ने एमएसपी को नहीं हटाने का आश्वासन भी दिया। दूसरी बात, एमएसपी पहले भी कानून नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ करता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ करता था। तो इसलिए इस मुद्दे पे अगर ये बहस कर रहे तो कहीं ना कहीं गलत है। गेहूं चावल के अलावा, धान और गेहूं के अलावा जो है एमएसपी रेट करीब किसी भी प्रोडक्ट पे होने के बावजूद भी उस पे खरीद फरोख्त नहीं हुआ करता था। जानकारी नहीं तो है। ये कहीं ना कहीं 26 फसलों में एमएसपी मिलती थी, 2 फसलों में नहीं मिलती थी। आपकी मैं जानकारी अपडेट कर देता हूँ। सीएसीपी के लिए कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसके लिए मूल्य निर्धारित करती थी, 2 क्रॉप पे नहीं होती थी। देखिए, मुझे मालूम है आलू तक पे है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि धान और गेहूं के अलावा एमएसपी पे खरीद फरोख्त तो रेयर ही होता था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहा है, ये कभी भी कानून नहीं रहा है। तो इस पर भी और सरकार तब भी आश्वस्त कर रही है कि एमएसपी नहीं हटाएंगे। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आज हमारे किसानों को में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके होने से। वो एपीएमसी भी जा सकता है, वो आउटसाइडर को भी बेच सकता है। पहले हमारा किसान बाध्य था एपीएमसी में जाने के लिए, और वहां पे वो तय नहीं करता था, वहां पे जो उनके लोग होते थे, एजेंट होते थे, वो तय करते थे दामों को। आज हमारा किसान दाम तय करेगा कि हमें बाहर सस्ता अब महंगा बिक रहा है या एपीएमसी में, और अगर बाहर रहेगा महंगा बिकेगा तो बाहर जाएगा। चलिए अजय जी कुछ कहना चाह रहे, मैं इनसे सुन लेती हूँ, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। ठीक है अजय जी। और देखिए, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक क्लॉज है जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म होता है तो उसमें फार्मर्स को सारे बेनिफिट्स हैं। वो जितना पैसा उस फॉर्म ने उसको दिया होगा, फार्मर को उतना ही लौटाना पड़ेगा। ठीक है शबनम जी मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं मैम, सुन लेते हैं। टाइम ज्यादा पैसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी आऊंगी मैम। बहुत सारे सवाल है मेरे पास जिनका मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन अजय जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार। हाँ अजय जी, क्या जमींदारी का नया रूप है ये? जिस प्रकार से आपने बोला मोदी जी के कुछ मित्र, मोदी के कुछ मित्र इसके नए जमींदार होंगे, ये आपको कहना ना? मोदी जी के जो नए मित्र हैं वो जमींदार होंगे। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं तो अजय जी एक बात बताइए ना सर। अजय जी एक बात बताइए, क्या किसानों को इसमें बाध्य किया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाइए ही? वो तो किसानों की मर्जी है ना कि वो, किसानों को ये पूरी मर्जी है, ये किसानों की मर्जी है ना अजय जी कि वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते। नेहा जी, ये आप भी समझती हैं, विनोद जी भी और शबनम जी भी, किनके हाथों में किसानों को सौंप दिया गया है। ये तो डिबेट ही ना होती आज किसान सड़कों पे नहीं होते। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहां भी, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। बहन जी आपके बीच में नहीं बोला, बहन जी आपकी सरकारें वहां पे हैं, वहां के किसान भी नहीं समझ पा रहे ना भाई। हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान भी 4 नवंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी, और सबसे ज्यादा किसान नेहा जी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए थे। विनोद जी मेरी बात सेकंड करेंगे, विनोद जी मेरी बात सेकंड करेंगे। सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए थे। देखो मैं बहन जी आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने की क्षमता रखें, डिबेट में अच्छा रहेगा। पहले आप शालीनता से बात कर रही थी, अच्छा आप डिबेट पहले बड़े अच्छे बात कर रही थी आप। बहन जी पूरे सुने, मेरा मानना यह है कि विनोद जी सेकंड करेंगे तो 4 नवंबर को दिल्ली में किसानों की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकांश किसान थे, उनके नेता थे, जो विनोद जी मुझे बताएंगे, विनोद जी को सारा पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत है, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें भी हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ के किसान को समझ क्यों नहीं आ रहा? आप कानून तो पूरे देश के लिए। चलिए इस विषय पर जहाँ जिन विषय पर सर, हाँ बिल्कुल मैं आपको पूरा मौका दूंगी अजय जी बोलने का। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है अजय जी
जिस बात का जिक्र हम क्योंकि लगातार करते हुए आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो किसान है विरोध कर रहे हैं, विरोध इस बात का भी कर रहे हैं कि जो एमएसपी है वो बिल में उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया गया, क्योंकि विनोद जी ने अभी इस बात का जिक्र किया था। लेकिन सर एक सर्वे हुआ, उसमें यह भी कहा गया कि महज 8 से 9% किसान ही मंडी में अपनी फसलों को बेचते हैं। मंडी में जब 8 से 9% किसान अपनी फसलों को बेचते हैं तो सवाल इस बात को लेकर है कि फिर एमएसपी को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? अगर नेहा जी बड़ा इशू नहीं है तो इसकी बाध्यता होनी चाहिए ना। आप कह रही है बड़ा इशू नहीं है और देश के किसान इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो इसको दूसरे एंगल से सोच लीजिए ना। तो इसकी बाध्यता होनी चाहिए, ये फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए। मैं नेहा जी बार बार कह रहा हूँ, किसानों की भी यही मांग है, फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। और सोनिया गांधी ने तो पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, सकारात्मक सलाह ली थी कि भैया जी ये बिल वापस कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन सोनिया गांधी निर्देश दिया जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां हम किसानों से परामर्श कर बिल्कुल उनकी सुविधा अनुसार बिल लेके लाएंगे। तो नहीं लाएंगे, इनकी तरह थोड़ी ना कि मन की बात बोली रविवार को आके, अरे किसानों की मन की बात बोलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, दूसरी पड़ेगी। ठीक है विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र मैं भी कर रही थी। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पहली बात तो किसानों को बाध्य नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को कानूनी जामा में पहनाइए, तो सर सवाल इस बात को लेकर भी है कि मंडी में कितना प्रतिशत किसान पहुंचता है और कितने प्रतिशत किसान अपनी फसलों को मंडी में बेचता है। इस बात को भी तो यहाँ समझने की जरूरत है। पहुंचने को तो 100% पहुंच जाएं, लेकिन खरीदारी नहीं होती। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि पंजाब में तो सारे जिलों में कनक चुनने अर्थात धान और गेहूं की खरीदारी होती है, चावल और गेहूं की खरीदारी होती है, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं होती और ये उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में नहीं होती। तो हर जिले में खरीदारी का एक टारगेट होता है और वो टारगेट नैफेड जैसी संस्थाएं पूरी करती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से खरीदारी होती है। अब बात दूसरी ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अगर आए तो जो फायदे की जमीन है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैसे किसान जिनकी जमीनें बंजर है या जिनकी जमीनों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, सर जो किसान चाहेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या फिर जो कंपनी चाहेगी वहां पे होगी? जहां पर दोनों की सहमति होगी वहां पे होगी ना सर, किसी को भी बाध्य थोड़ी किया गया है इस कानून में। नेहा जी, बाकी के किसान कहाँ जाएंगे? बाकी के किसान अपनी फसलों को कहाँ बेचेंगे? बाकी की फसलें क्या कांग्रेस पार्टी के या बीजेपी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो एक व्यापारी से किया जाएगा और व्यापारी व्यापार के नियमों से चलता है। उदाहरण के तौर पे झारखंड में सिर्फ 3.7% खेती पे पानी का सिंचाई की सुविधा है। बिहार में मुश्किल से 47% किसान है जिनको सिंचाई की सुविधा मिलती है। सर वो तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है वो तो उस पर निर्भर करता है ना कि आप कंपनी के साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसान किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। शबनम जी कुछ कहना चाह रही है, मैं इनसे सुन लेती हूँ। आप ये मान के चलिए, अगर आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ा अच्छा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वैसी जमीनें जिसपे सिंचाई की सुविधा नहीं है या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के व्यापारियों के चश्मे से दिखेगी नहीं, वो किसान का, उन किसानों के लिए तो सरकार होनी चाहिए ना। बेस प्राइस कौन तय करेगा? एमएसपी कहाँ से आएगी? क्या निर्धारित किया जाएगा? ये व्यापारी तय करेंगे या फिर आप 4 महीने के बाद की बाजार की क्या व्यवस्था होगी? सोने चांदी की तो का भाव आप तय नहीं कर पाते, तो क्या आप हमारे गेहूं चावल का भाव तय कर पाएंगे? तो मुद्दे कई हैं, इन मुद्दों पे क्लैरिटी चाहिए कि हाँ एक एमएसपी है, ये एमएसपी बेस प्राइस होगी, इस बेस प्राइस के ऊपर ही खरीदारी होगी। कोई भी प्राइवेट ट्रेडर इस बेस प्राइस नहीं। एक सवाल यहाँ पे ये भी बन जाता है कि सर ये भी देखा गया है कि देश में जो किसान है वो मंडी तक जाने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। वो कहते हैं कि मंडी तक जाएंगे, अगर हमारा गांव से जो मंडी है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है, पहले 40 किलोमीटर अपने फसल को लेके जाना, फिर वहां पर अगर उसका उचित दाम नहीं मिलता या उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर उसको वापस लेके आना या फिर औने पौने दाम पर उसको बेचना, ये कई चुनौतियां किसानों के सामने सर होती है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये भी यहाँ पे कहा गया है कि किसान जो है वो अपनी फसलों को बहुत कम
प्रतिशत में बहुत कम वो मंडी तक लेकर जाता है। नहीं तो वो चाहता है कि आसपास जो कारोबारी है उसको ही बेच दिया जाए ताकि उनको रकम भी मिल जाए। और ये जो झंझट है लेके जाना, लेकर आना, वहां पर गुणवत्ता पर सवाल खड़े करना, कम से कम इन सब चीजों से भी उसे छुटकारा मिले। नेहा जी, मैं आपका 1 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। शबनम जी, मैं 1 मिनट लूंगा। देखिए, हॉर्टिकल्चर के किसी भी क्रॉप पे एमएसपी निर्धारित नहीं है, लेकिन मलेरकोटला और आजादपुर मंडी में और ओखला में फसलों की जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बिकवाली होती है वो अच्छे से होती है। अगर मंडियों में समस्या है तो मंडी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ना कि इस प्रकार के बिल लेके आ जाए जिसमें एमएसपी का ही खात्मा हो जाए। ये डर है, डर इस बात का। इस डर को शबनम जी कैसे दूर करेगी सरकार? और क्या नहीं लगता कि अभी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है दिल्ली तक किसानों का कूच होना? ये वाकई अपने आप में इस सरकार पर कई सवाल या निशान खड़े करता है। नेहा जी, देखिए, एक बात आपने बहुत साफ बताया कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर किसान के लिए अनिवार्य नहीं है। वो किसान की शुद्ध रूप से किसान की मर्जी है। और आज मार्केट में किसान के लिए बहुत कंपटीशन हो जाएगा। किसान के पास आने वाले जो ग्राहक होंगे उनके लिए बहुत कंपटीशन हो जाएगा। हमारा किसान कहीं भी सामान बेच सकता है, वो एपीएमसी भी जा सकता है, वो ई ट्रेडिंग भी कर सकता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। और पहले क्या था कि वो जिन अड़ातियों को बेचता था, जिन लोगों को बेचता था, वो औने पौने दाम में भी अगर लेते थे तो उसे देना पड़ता था, क्योंकि वो मंडी तक नहीं जा सकता। जी। आज उसको पता है कि हम उसको नहीं बेच के किसी और को भी बेच सकते हैं कहीं भी। और अगर प्रोसेसर जो होते हैं, देखिए, हमारे इधर प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा नहीं बैठती है। वही चाइना को देखिए, चाइना हमसे बाद में इतना विकास कर चुका है, क्योंकि वहाँ क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। अगर सॉस की ही बात देख लीजिए, अच्छे टमाटर वो लेता और साल भर की कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और जो भी दाम वो कहता है, वो चाहे दाम गिर भी जाए मार्केट में, लेकिन किसान को वो बढ़े हुए दाम देता है। आज अगर हमारे किसान को जो अच्छी फसल करते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कोई, तो उसको बढ़े हुए दाम हर हाल में किसान को मिलता रहेगा। तो उसको, प्रोसेसर को भी मालूम है कि अगर हम दाम बढ़ा के देंगे तो किसान, हम अगर नीचे दाम में देंगे तो किसान किसी और के पास कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट की भी सुविधा है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने का भी है, एपीएमसी की भी सुविधा। और एपीएमसी में भी, मंडियों में भी जो घोटाले हुआ करते थे अब मिडिल मैन के, वो भी अब उसमें करने में चुकेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हमने औने पौने दाम में खरीदा तो किसान बाहर खरीद लेगा। तो कहीं ना कहीं हम एकदम उसी डबे पे जा रहे हैं जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था और दूध की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। और आज देखिए, दूध की खरीद। शबनम जी, बहुत बेहतर तरीके से आप बता रही हैं कि किसानों के हित में है, और बहुत जरूरत भी है इस बात को बताने की और जागरूकता करने की कि आखिर किस तरह से सरकार इस बात का दावा कर रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। लेकिन मैम, सवाल तो इस बात को लेकर है कि आप किसानों को तो समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकाली दल को, अपने सहयोगी पार्टी को नहीं समझा पाए कि आप हमसे क्यों अलग हो रहे हैं। देखिए नेहा जी, विपक्ष हर मुद्दे पे तरह तरह की नकारात्मक। अकाली दल मैम विपक्ष नहीं है, आपकी सहयोगी पार्टी है। अकाली दल को आप विपक्ष कैसे कह सकती हैं? अकाली दल भी अपनी शायद वहाँ राजनीतिक कुछ पेशों पे देख रही है, इसलिए कर रही है। हो सकता है कि तो मैम, राजनीति के मद्देनजर अगर ये बेहतर होता किसानों के लिए तो वो तो आपके साथ होती ना। ऐसा कुछ है इसके अंदर कि वाकई ये किसान इसका विरोध कर रहे हैं? किसान हमारे साथ रहेंगी, जैसे लेकिन वो इनके साथ नहीं रही, वैसे ही किसान इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान को साफ तौर पे पता चल रहा है कि आज अंडे का देखा जाए तो अंडे का दाम फिक्स होता है हर जगह पे, दूध का दाम देखा जाए दूध का, वैसे ही गरीब किसानों के भी उपज का दाम उनके अनुसार मिलेगा। हाँ। किसान जानता है कि आज हमें एक नहीं 10 ऑप्शन है। जब 10 ऑप्शन होते हैं तो कंपटीशन होता है और किसान अपने मन के दाम में बेच सकेगा। किसान सब कुछ जानता है अजय जी, जिस बात का जिक्र अभी शबनम जी कर रही हैं, फिर ये 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की नौबत क्यों आई?
अरे ये तो किसानों से पूछो नेहा जी, उनके दिल में जो दर्द मैं है बता देता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री अपनी पीठ से दबाते हैं। प्रधानमंत्री एक मिनट फिर बीच में बोले आप नेहा जी, ये डिबेट की सभ्यता नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। प्रधानमंत्री पीठ थपाते हैं निधि सम्मान योजना 6,000 रुपए वार्षिक देकर। अरे 6,000 ऊँट के मुंह में कीड़ा, उनको सम्मान दो ना। आप एमएसपी को बांटे कर दो, फ्लोटिंग ध्यान दो, उन्हें कुछ ही चाहिए। किसानों को 6,000 रुपए नहीं चाहिए, उनको तो आप सिर्फ एमएसपी की जो बाध्यता है। अरे अजय जी सर, आपके वादों पर भरोसा नहीं किया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसानों को 6,000 रुपए नहीं चाहिए? आप भी तो 72,000 का वायदा कर रहे थे, आपके वायदों को नकार दिया किसानों ने। अब आप ये कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 नहीं चाहिए। आप बात कृषि कानून की करिए ना। नहीं, मैंने नेहा जी बोला कि प्रधानमंत्री बार बार आके शाबाशी देते हैं कि हम 6,000 की मदद किसानों को कर रहे हैं, तो किसानों ने ही बोला है कि हमें 6,000 रुपए नहीं चाहिए। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, हमें तो फसल का उचित मूल्य मिल जाए, इस प्रकार से पहले होता था। अब देखिए सर, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश पर शासन किया, आज भी किसानों की वही हालत है और बेहतर कुछ हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर हम तुलना करें सर, तुलना करें पिछले सालों से, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही देश में शासन किया है सर, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता रहा। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि किसानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो पहले सालों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कम है। तो जाहिर तौर पर ये जो है ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसान सड़कों पर उतर रहा है तो जाहिर तौर पर यहां पर सोचने वाली जरूरत है, यहां पर सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है। अन्नदाता के नाम पर वोट बटोरना तो मैडम आसान है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करना यहां पर बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये नौबत कम से कम देश में नहीं आनी चाहिए। कृषि कानून के खिलाफत करने के लिए अब किसानों ने ये तय कर लिया है कि आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, और उस रणनीति के तहत ही उसको ही अमली जामा पहनाने के लिए अब 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच का आह्वान अब किसान कर रहे हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार के लिए ये मुसीबतें बढ़ने वाली है। लेकिन शबनम जी, यहाँ पर किसान अब जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अपने मांगों को लेकर उसको पुरजोर तरीके से उठाने के लिए अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने का जो मन बनाया है, जो रणनीति बनाई है, क्या वाकई लगता है कि सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे किसान? देखिए, मैं नेहा जी बार बार आपको कह रही हूँ कि ज्यादातर किसान इस बात से सहमत है। और जहां तक देखा जाए कि विपक्षी दल में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको डाला था, पर आज क्योंकि हमारी पार्टी ने किसान का हित देखते हुए इसे और बेहतर तरीके से डाला है, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुलबुलाहट है। नहीं तो देखिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे किसान अगर तोड़ता उसे बस वही रकम देनी होती है जो कि फार्म ने उनको दिया है। और अगर फर्म ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसे 1.5 टाइम्स ज्यादा रकम पेश करनी होगी। इस पर व्यापारियों ने एक बार कहा भी कि भाई आपने तो सारे हित किसान के देखे। फिर दूसरी बात देखिए, आज जो हमारा किसान नहीं मैम, इस बात का भी विरोध हो रहा है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, कंपनी अपनी मनमानी करती है, पैसा उसको नहीं देती है, ये बाद में अपनी मनमानी पर उतर आती है, दबे कुचले किसान को और ज्यादा दबाने की कोशिश करती है, वो कहाँ जाए? प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाए। प्रशासनिक अधिकारी अगर कंपनी के साथ बेहतर सांठगांठ रखेंगे तो किसान आखिर कहाँ जाएगा? वो तो कोर्ट भी नहीं जा सकता। नेहा जी बार बार में मेरा भी एक क्वेश्चन था, हमारे बाजार से बार बार मैं कंपेयर कर रही हूँ। जो दूध बेचने वाले होते हैं उसके बड़े निचले तबके के बड़े गरीबी होते हैं और बड़े भी होते हैं, लेकिन जब वो फर्म को बेचते हैं, एक कोऑपरेटिव के तौर पे बना के बेचते हैं, तो उन सभी को वो फायदा होता है। जैसे दूध के दाम बढ़ते हैं उन्हें भी बड़े हुए दाम मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से किसान को 10 ऑप्शन मिल रहे हैं कि वो, और जो मैम इस ऑप्शन के बारे में बताइए ना शबनम जी। शबनम जी, मुद्दे की बात मुझे बताइए कि अगर कंपनी अपनी मनमानी करती है, कंपनी किसान
दबे कुचले किसान को और दबाने की कोशिश करती है, उसे फसलों का उचित मूल्य नहीं देती, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके विरुद्ध में, या फिर यूं कहे कि उसकी खिलाफत करती है, उसको नहीं मानती है, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान एसडीएम के पास जाएगा, वो तो कोर्ट भी नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि किसान उन्हें ये जो कम है, कम मूल्य में किसान ले नहीं सकता, क्योंकि किसान के पास अरे बात मूल्य की नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है। कोई विवाद तब क्या करेगा शबनम जी? विवाद होगा तो उस पर भी देखिए, जो विवाद होता है कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर भी एक ऑप्शन दिया है कि उस फॉर्म को 1.5 टाइम ज्यादा रकम पे करना पड़ेगा किसान को। किसान को उसमें नुकसान नहीं है। तो देखिए शबनम जी, किसान जी बोलिए। मेरी आपसे विनती है, देखिए जो झगड़ा होगा वो दो मुद्दों पे होगा। आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस कितने किसान समझ पाएंगे? पहली बात ये कि आप ऐसा फसल पैदा करो, इसके लिए ऐसी ही बीज खरीदो और ऐसी ही खाद खरीदो, और इसी दुकान से आप पेस्टिसाइड लेके आओ। ये सब भी हम कर लें, और इन सबको करने के बाद हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स तो हुए नहीं है। आप कहाँ कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? हमारे यहाँ लैंड के राइट्स किसानों के पास तो है नहीं। जो लैंड के राइट्स हैं वो कंप्यूटराइज तो हुए नहीं है अभी तक। 20% जमीन के लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हैं, और कुछ राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस शासित ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, यहाँ तक कि पंजाब में सिर्फ 40% लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है। तो हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? कहाँ कौन सा सपना देख रहे हैं? ये सवाल मेरा आपसे है कि सबसे पहले अगर आप उदाहरण के तौर पे आप बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में पावर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आईटी रिफॉर्म्स कहाँ से आएगा? अगर आपके पास लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। 2014-15 से 18-19 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे देश में 2.9% रहा है। 2004-5 से 13-14 3.7 था। 2009-10 से 13-14 4.3 था। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ आपने $1 ट्रिलियन जोड़ दिया अपनी इकोनॉमी में 2014-15 से लेकर 2018-19 तक, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट सिर्फ 2.9 है। आप कहां एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं? कौन सा एक एग्री लेड इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं जो इस 3 बिल से आने का सपना देख रहे हैं? मेरा डर ये है, आप हमारे किसानों का दर्द समझिए, इसलिए हम सड़कों पे हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारी बात समझिए, हमें सुनिए, हमारे दर्द को, हमारी व्यथा को समझिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। तभी तो आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर पाएंगे। ठीक है अजय जी, अब आप भी विपक्षी पार्टी हैं, सरकार में भी आप रहे हैं सर, अब किसानों के साथ है क्या? और सवाल इस बात को लेकर है, अगर हाँ किसानों के साथ है तो किस तरह से अपना विरोध जताया जाएगा? बिल्कुल किसानों के साथ हैं, और किसानों की जो मांगे हैं उन पे हम पूरा विचार करके उनके साथ हैं। मैंने पहले भी बोला कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि ये काला कानून है किसानों के लिए, और जो हमारे राज्य हैं वहां पे हम ये लागू नहीं करने जा रहे। हम किसानों से परामर्श करके उनकी सुविधा अनुसार उनको लागू करेंगे। और जहां तक मैंने पहला प्रश्न मेरा ये था शबनम जी से कि क्यों नहीं परामर्श किया किसानों के साथ, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति के साथ आप करते हैं, ये दिक्कत ही ना आती। विनोद जी जैसे जितने संगठन है, तो सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, पहले तो आप लोगों को भी नहीं लगा कि किसानों के विरोधी है, जब किसान सड़क पर उतर आए तब आपको भी लगा कि राजनीतिक रोटी सेकने का ये अच्छा मौका है, तो हम भी खिलाफत करें। बता दीजिए इस बिल से पहले, क्योंकि आपको तो सर पता ही था, इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, आप बता दीजिए किसानों के उतरने से पहले आप कब सड़क पर उतरे, कब आपने इसकी खिलाफत की, कब इसका विरोध जताया? सबसे पहले मैंने कहा जब ये लागू हुआ, सोनिया गांधी ने पत्र लिखा पहली बार, ये हमारा ऑब्जेक्शन भी था। अजय जी, सलाह भी थी। और दूसरी बात आपने की, सुनिए जी अजय जी, किसानों के विरोध करने से मैं पहले की बात कर रही हूँ, ये आप बाद की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए पहले कब आपने इसकी खिलाफत की?
देखो जब इम्प्लीमेंट होगा किसी चीज का पार्लियामेंट में, जब अकाली दल इम्प्लीमेंट होने के बाद आप इसका विरोध करेंगे? नहीं, हमने विपक्षी पार्टी की क्या भूमिका रहती है बताइए? वो तो हम सत्ता, हमारी गिनती कम थी, अगर हमारी गिनती पूरी होती तो हम इसे लागू नहीं होने देते। अगर आपकी गिनती कम होगी तो क्या आप इसका विरोध भी नहीं कर सकते? सर आपकी गिनती ज्यादा होती तो आप तो सरकार में होते ना। अरे नेहा जी, हमने तो विरोध किया, अगर हमारी संख्या अधिक होती हम तो ये पास लागू होने देते ही ना, हम इसे पार्लियामेंट में रोक देते। क्या बात कर रही हैं आप? हम तो इसके खिलाफ है इस बिल के। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जाहिर तौर पे लगातार इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी निकल के सामने आया एक सर्वे के मुताबिक कि 50 से ज्यादा प्रतिशत यानी कि 50 से ज्यादा प्रतिशत किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी 1/3 को ये पता ही नहीं है कि हम किस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बिल में ऐसा क्या है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पे इस पूरे विषय पर एक तरफ राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब इसका क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।